हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ मोशन। इससे पहले इस चैप्टर का 8 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर उन 8 लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थियोरी पार्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिनका अलग से वीडियो आएगा। साथ ही साथ हम दूसरे चैप्टर्स को भी स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सकें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वे भी घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। यहाँ पे जो भी आपको लिखा जाता है समझाने के साथ साथ उन सारे चीज़ों को आप भी नोटबुक पे नोट करें ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स हो। अगर आपके पास एक बेहतर नोट्स रहेगा तब एग्ज़ाम टाइम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? When a body moves on a circular path, it is called as circular motion। सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है उसका वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, when a body moves on a circular path, its direction changes continuously। जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है, यदि कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऐसे होगा, लेकिन ये जा रहा है ऐसे, यानी यहाँ इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे लें तो सीधा डायरेक्शन ऐसे होगा अलोंग द टेंजेंट, लेकिन बॉडी घूम जाएगा ऐसे। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम नोट करेंगे कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। वाई सर्कुलर मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। उसका रीज़न हम यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखेंगे। नोट में है, सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज when a body moves on a circular path, its direction changes continuously। सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है उस केस में उस बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे कि एक बॉडी है, अभी हम बताए थे, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे घूम गया, ठीक है। ये टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन होता है किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ पे, लेकिन वो इधर नहीं आकर के ऐसे घूम जाएगा। मतलब अगर कोई बॉडी पॉइंट इस पॉइंट पे है तो उसका बाय नेचुरल डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो घूम गया ऐसे। अगर इस पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो बाय नेचुरल उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो घूम गया ऐसे along द सर्कुलर पाथ। इस तरह से ईच एंड एवरी पॉइंट पे उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और उसका मोशन भले ही कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है तो उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट कर गया, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। सो यदि हम उसका मैग्नीट्यूड सेम भी रखते हैं और फिर भी अगर उसमें डायरेक्शन में चेंज आता है तो उसका वो जो होगा वो एक्सीलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एकदम आसान है, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। When a body moves on a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। अब हम इसमें फिर से 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम नोट बनाकर नोट डाउन करेंगे।
तो चलिए हम अब उसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर एक बेहद ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने नोट में लिखा है वो है अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि किसी भी बॉडी को एक्सेलरेटेड मोशन में ले जाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई कार है, ठीक है, ऐसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे चल रहा है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार के फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, वो उसी स्पीड में चलता जाएगा। लेकिन अगर हमको उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर करना है तो निश्चित है कोई ना कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो एक्सीलरेट होकर के उसका स्पीड बढ़ेगा, ऐसे तो वह स्पीड बढ़ेगा नहीं। सो उस फोर्स को हम एक्सेलरेटर जो हमारे कार में लगा हुआ होता है उसको प्रेस करते हैं तो वो फोर्स जनरेट होता है और कार एक्सेलरेट होने लगता है। सो इस तरह से समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी को अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सेलरेटेड मोशन में ले जाना है तो उस बॉडी को हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, चाहे वो फोर्स किसी भी माध्यम से हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, उसको हम धक्का मार रहे हैं एक यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से जाएगा। लेकिन उसको और स्पीड हमको बढ़ाना है तो अपना जो धक्का का जो फोर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी इस तरह से किसी भी बॉडी को एक्सीलरेटेड मोशन में लाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इतना बात हम समझ गए। अब दूसरा पॉइंट कि अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था नोट में कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और उसको ऐसा ही क्यों बोलते हैं तो उसका हमने कारण पढ़ा था कि चूँकि उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है इसलिए उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सिंस सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन, चूँकि सर्कुलर मोशन एक हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है, क्यों? एज इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि इसका डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है। चूँकि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो एक्सीलरेटेड मोशन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोमा होगा, फिर रिक्वायर्ड अ फोर्स टू प्रोड्यूस इट, मतलब कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक ये सर्कुलर छोटा सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वो बॉडी तो नेचुरली जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में लेकिन वो आ जा रहा है इधर, ठीक है। तो यानी कोई ना कोई फोर्स है जो कि उस बॉडी को इधर जाने के बजाय इस पाथ के अलॉन्ग खींच ले रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर अ फोर्स टू प्रोड्यूस इट, मतलब कि चूँकि तो वो डायरेक्शन अपना चेंज करते रहता है तो वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई ना कोई एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इसको प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है। 10 अ फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। इस प्रकार से यह बात क्लियर हुआ कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो फोर्स नहीं होगा तो बॉडी ऐसे घूमने के बजाय वो सीधे ऐसे भाग जाएगा। तो उस बॉडी को इस पाथ के अलॉन्ग मूव कराने के लिए एक किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती होगी। और वो जो फोर्स जो यहाँ पे काम करता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जो इस बॉडी को डायरेक्शन लगातार चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब उस बॉडी का बाय नेचुरल डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऐसे है लेकिन वो बॉडी आ जाती है इधर, यानी सर्कुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाती है। तो वो जो आया कैसे आया, उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होगा, तो वही फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आप इसको नोट डाउन कर लें, एक बार फिर से इसको नोट डाउन करें, लिखें और फिर से इसको पढ़कर समझें। सो अभी हमने देखा कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो फोर्स उस बॉडी का डायरेक्शन लगातार चेंज करते रहता है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। उस फोर्स का नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स
किसे बोलते हैं वो यहाँ पे है। द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एक ऐसा फोर्स जो अपने सेंटर के अलोंग मूव करता हो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, तो एक ऐसा फोर्स जो हमेशा इस सेंटर के अलोंग काम करे, ठीक है, इस सेंटर के अलोंग काम करे अंदर की तरफ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम अपने हाथ में कोई धागा ले लें, धागा में कोई ऐसे कोई भी चीज़ बांध लें और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे जब तक हम घुमाते हैं इसके चारों तरफ वो घूमते रहता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं वो बाहर की तरफ भागता है, ठीक है। यानी वो जो थ्रेड है उसके एलोंग एक फोर्स एक्ट कर रहा था और वही फोर्स उस धागे उस मटेरियल को, उस पत्थर को बांध के रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो वो जो पत्थर था वो बाहर की तरफ भाग गया। तो वो जो भागा इसलिए भागा क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना बंद कर दिया और वो बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वहाँ पे भी जो जब हम घुमा रहे थे ऐसे ऐसे उस पत्थर को धागे में बांध के, वहाँ पे भी उस धागे के अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द सेंटर काम कर रहा था, इसलिए पत्थर जो है वो बाहर जाने के बजाय ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा था। और जैसे ही हम जिस पॉइंट पे हम छोड़ेंगे वहीं से वो सीधे भाग जाएगा अलोंग द टेंजेंट। तो वो भागता इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो काम करना बंद कर देता है। सेम इसी तरह अगर कोई बॉडी चाहे कार या फिर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन पे मूव करता है तो उसका अलोंग द डायरेक्शन, वो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन ऐसे रहेगा, वो हमेशा इधर भागना चाहेगा, लेकिन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द सेंटर, उस सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता रहेगा हर एक पॉइंट पे, जो कि उसको अंदर की तरफ खींचेगा और वो बॉडी इधर नहीं जाने के बजाय इधर अलोंग द सर्कुलर पाथ आ जाएगा। इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड ढेर सारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, ठीक है। उनका भी जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो अर्थ से और उन अर्थ पे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि उस सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं उनका सिग्नल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो जितना स्पीड से अर्थ मूव करता है उतना ही स्पीड से वो भी उसके अलोंग मूव करते रहते हैं। जितने स्पीड से अर्थ मूव कर रहा है उतने ही स्पीड से ऊपर वो भी मूव करते रहते हैं उसी के अलोंग, जिसके कारण जो सिग्नल होता है हमेशा परफेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के अलोंग जो मून का जो मोशन होता है वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। इसी के कारण 15 दिन तक जो होता है वो मून दिखाई देता है, 15 दिन तक नहीं दिखाई देता है, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण ही होता है। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। द सन का मोशन अराउंड द सन है, द अर्थ का मोशन अराउंड द सन है, वो भी यूनिफॉर्म। अगला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। जो घड़ी की सुई का जो मोशन होता है वो भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो भी 1 मिनट के अंदर में 60 सेकेंड के अंदर में वो एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे अर्थ भी अराउंड द सन मूवमेंट करता है, 365 दिन में एक चक्कर लगा। सो ये सारी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट बनाकर लिखेंगे कि द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ नॉट एक्सीलरेटेड। मतलब कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर नोट बनाकर लिखेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज़ नॉट एक्सीलरेटेड। मतलब कि अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पर यानी लीनियरली अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड। लेकिन वहीं अगर वही बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहता है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। ये एक बार फिर से वही बात पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से रिलेट करके यहाँ पे नोट बनाकर लिख दिया गया है ताकि आप में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हम एक और लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं।
अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई बॉडी किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, ठीक है। इस पर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका हम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिस्टेंस जो निकालेंगे वो ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस निकालने के लिए मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से मूवमेंट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते फिर यहाँ तक एक रिवॉल्यूशन में यहाँ तक आया, तो मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वहीं ना बार बार वो रिपीट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस जो होगा वो निकालेंगे, उसका सरकमफेरेंस जो होगा वहीं उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस, उस बॉडी का जो उस पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। और सरकमफेरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया, जो डिस्टेंस उस पाथ के सरकमफेरेंस के बराबर है, ठीक है। अब स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस है हमारा है 2πr/t, ठीक है। जो उसका सरकमफेरेंस होगा उसमें उस पाथ का जो सरकमफेरेंस होगा उसमें जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार मोशन चैप्टर का जो थियरी पार्ट था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी तक जो टोटल 9 लेक्चर्स हुए हैं इसको लेकर, इन 9 लेक्चर्स में आपका पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट है। उसको पढ़ने के बाद और लिखने के बाद आपको कहीं से दूसरे जगह से पढ़कर उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंप्लीट है, जो कि एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सही ढंग से समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपका बेसिक इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, तो उसका हम अलग से वीडियो में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आएगा, 2-3 वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मोशन चैप्टर के इस 9th लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पे मोशन का थियरी पार्ट ख़त्म होता है। ये आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।